वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे हिंदी साहित्य, हिंदी काव्य, जो कि पेपर का नाम है हिंदी साहित्य के, और बीए प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपको पढ़ना होता है नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार, नई शिक्षा नीति के अनुसार जो नया पाठ्यक्रम आया है उसके अनुसार लगभग सभी विश्वविद्यालयों का सिलेबस जो है लगभग सेम रखा गया है। तो उसके लिए मैं बता दूँ आपको कि चैप्टर 12 उसी का और व्याख्या खंड नंबर 26वां अर्थात यह 26वां वीडियो होगा। आज 26वां दिन लाइव मैं रात के 8 बजे प्रस्तुत हूँ आप लोगों के समक्ष। तो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखित जो आंसू है, जो कि एक प्रकार से हिंदी साहित्य में मेघदूत के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आंसू जो है ये स्वतः की एक प्रकार से विरह गाथा एक प्रकार से है। किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की, मेरे प्यारे दोस्तों। तो प्रियतम के वियोग में दुखी हृदय की तीव्र वेदना और गहन पीड़ा का चित्रण आप आंसू कविता में देख सकते हैं। और आंसू कविता की व्याख्या बड़ी ही आपको उस स्वरों में देखनी पड़ेगी, आपको लगे कि हाँ आपका भी दिल टूटा हुआ है, और उसके हिसाब से आप लोग इस कविता को लें और तभी मज़ा आएगा और आप लोग एकदम से गुम हो जाएंगे। और बड़ी ही अच्छी मार्मिक और एक प्रकार से बिरहीय गाथा इनकी है। छोटी सी कविता है आंसू, जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। अभी मैं आपको इसको पढ़ करके सुनाऊंगा, उसके बाद में उसकी व्याख्या हम करते हुए आगे बढ़ेंगे। उससे पहले बता दूं हिंदी प्रेमियों, मेरे भाई बहनों, सभी लोग जितने भी लोग देख रहे हो, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को पहुंचा दीजिए ताकि हिंदी साहित्य अमर हो सके, मतलब हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने में हम लोग साथ आएँ तो हम जो है सुधरेंगे, जग सुधरेगा। अगर हिंदी साहित्य में टटोला जाए, हिंदी साहित्य के जो तमाम सारे ग्रंथ हैं, जो हमारे भारतीय पुराण ग्रंथ, जो तमाम सारे जो हमारे पढ़े हुए हैं प्राचीन ग्रंथ, अगर उनको हम टटोलें तो बहुत सारी विज्ञान की खोजों को भी हम कर सकते हैं और बहुत आगे जा सकते हैं। तो हमको क्या करना है? हिंदी को आगे बढ़ाना है। इसीलिए हर एक हिंदी की वीडियो पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक और शेयर करें, ताकि जो है जो विदेशी लोग देखें हिंदी की वीडियो कभी यूट्यूब वगैरह पर सर्च करके, तो उनको पता चले कि हाँ, हिंदी भाषी लोगों की संख्या कितनी अधिक मात्रा में है। चलिए प्रारंभ करते कक्षा को बिना समय गंवाए हुए। आइए शुरू करते हैं आज की लाइव क्लास को। आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, आंसू कविता ये है। अब इसको पढ़ते कैसे, इसको हम देख लेते हैं। आपने देखा होगा कुमार विश्वास जी ने इसको बहुत अच्छे तरीके से गाया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पर, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। बड़े जो है मार्मिक जो है एक प्रकार से स्वरों में, बड़े अच्छे स्वरों में इसको एक प्रकार से जो है दिशा दी है कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती, मानस सागर के तट पर क्यों लोल लहर की घातें, कल कल ध्वनि से हैं कहती कुछ विस्मित बीती बातें, आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिल खाती सी पगली सी देती फेरी, क्यों व्यथित व्योम गंगा सी छिटका कर दोनों छोरे, चेतना तरंगिनी मेरी लेती है मृदुल हिलोरे, बस गई एक बसती है। हाँ, कैसे कि बस गई एक बसती है इस मृतियों की इसी हृदय में, कि बस गई एक बसती है इस मृतियों की इसी हृदय में, ना छात्र लोग फैला है जैसे इस नील निलय में, जैसे इस नील निलय में, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती।
तो बड़ी ही मार्मिक पंक्तियाँ थी जो हमने आपके सामने पढ़ करके सुनाया, जो टूटे फूटे शब्दों में और जो टूटी फूटी लय में हमने आपको पढ़ करके सुनाया। बड़ी ही मार्मिक जो है पंक्तियाँ हैं। हिंदी साहित्य में इनको मेघदूत कहा जाता है। मेघ माने होता है बादल, दूत माने होता है जो है क्या कहा जाता है इसको, मेघदूत कहने का मतलब ये है कि दूत माने होता है, दूत समझ लीजिए जैसे कि जो है इसमें इतना ज़्यादा करुण है, मतलब जो है करुण का मेघदूत एक प्रकार से कह सकते हैं कि जिस प्रकार से बादलों से बारिश होती है उसी प्रकार से इस रचना में जयशंकर प्रसाद जी की खुद की बारिश हो रही है उनकी आंखों से। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है। तो हिंदी का कौन सी रचना मेघदूत कहलाती है? तो हिंदी की आंसू जो रचना है जो है किसकी रचना है ये? जयशंकर प्रसाद जी की, तो इसको कहा जाता है। अब इसकी पंक्तियों की हम व्याख्या को देख लेते हैं। अगर जो है कविता हमने पढ़ा अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। धन्यवाद आप सभी का। और आप लोग क्या करिए, ये जैसे कि जो हमने कविता पढ़ी है इसको वीडियो को काट लीजिए आप कहीं से, और इसको आप जो है इधर उधर फैला भी सकते हो, व्हाट्सएप, फेसबुक सभी स्थानों पर जो है हिंदी का एक प्रकार से आप लोग मेरी वीडियोज़ यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। व्हाट्सएप, फेसबुक सभी जगह पर जहाँ शेयर करना चाहें वहाँ पर कर सकते हो। यूट्यूब पर भी डाल सकते हो, छोटा पॉइंट काट करके, आप तो काट करके डालो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं कभी कॉपीराइट या फिर कुछ ऐसी मात्रा नहीं लगाऊंगा, तो आप लोग डाल सकते हो। कोई भी वीडियो मेरी काट करके थोड़ी थोड़ी बातें आप डाल सकते हो, जिस प्रकार से बहुत सारे लोगों की जो है इस समय पढ़ रही होंगी, तो ऐसे आप लोग डाल सकते हो। किसी की वीडियो उठाओ, डालो, यूट्यूब से अच्छे पैसे कमाओ, क्या दिक्कत है उसमें? ठीक, आप लोग डालो, उस पर मेहनत करो, अपने भी कंटेंट डालो, बाद में धीरे धीरे सब्सक्राइबर वगैरह बढ़वाओ और खुद कमाओ थोड़ा बहुत। ठीक, चलिए तो यहाँ पर हम इसकी व्याख्या आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो इस करुणा कलित हृदय में, करुणा माने होता है दुख, करुणा माने क्या होता है? दुख। कलित माने होता है युक्त, मतलब दुख से युक्त हृदय में। तो जयशंकर प्रसाद जी का जो मनोभाव है वो कैसा है? करुणा से कलित है। करुणा कलित माने होता है युक्त, करुणा से भरा हुआ है, अर्थात करुण रस उनके हृदय के मनोभाव में या हृदय के भाव में बहुत तीव्र प्रबल भाव में जो है उनका कौन सा है? जो करुण का भाव है वो है। ठीक है, सबसे पहले इसकी आपसे क्या लिखने को मिलेगा? प्रसंग आपको लिखने को, मतलब जो है संदर्भ क्या लिखेंगे इसका कि व्याख्या पंक्तियाँ छायावाद के आधार स्तंभ जयशंकर प्रसाद द्वारा विरचित आंसू नामक विरह काव्य से ली गई हैं। किससे? आंसू नामक विरह काव्य से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। विरह काव्य है, आंसू को विरह काव्य कहा जाता है, और बड़ी ही मार्मिक पंक्तियाँ हैं जो कि हमने आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत करी हैं। तो इससे पहले कल के वीडियो में आप लोगों ने जो है श्रद्धा सर्ग था उसकी व्याख्या आप लोगों ने देखा होगा। श्रद्धा सर्ग को एक प्रकार से हमने आपको भी अच्छे तरीके से पढ़ करके सुनाया होगा। अगर आप लोगों ने नहीं सुना, जितने लोगों ने, उनको मैं फिर से पढ़ करके सुना दे रहा हूँ। बड़ी ही मार्मिक पंक्तियाँ वो भी हैं। जयशंकर प्रसाद की गेय पंक्तियाँ हैं, मतलब कि गाने वाली, जैसे कौन तुम संसद जलने तीर तरंगों से फेंकी मण एक कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य सुनाया मनु ने मधु गुंजार मधु करिका सा जब सानंद किए मुख नीचा कमल समान प्रथम कवि का सुंदर जो छंद एक झिटका सा लगा सहस निरखने लगे लुटे से कौन गा रहा था, क्या गा रहा ये सुंदर संगीत कुतूहल रह न सका फिर मौन और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घन श्याम हृदय की अनुकृत वाही उदार एक लंबी काया उन्मुक्त मधु पवन क्रीडित जो शिशुशाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त मृषुण गंधार देश के नील रोम वाले में सो के चर्म ढक रहे थे उसका बपुकांत बन रहा था वह कोमल वर्म नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल यदु खुला अंग खिले हो जो बिजुली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग आह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब गिरते हो घन श्याम अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छवि धाम या की नौ इंद्र नील लघु श्रृंग फोड़ कर धधक रही हो कांत एक लघु ज्वाला मुखी अचेत बांधवी रजनी में आश्रांत।
तो ये थी पंक्तियाँ जो कि श्रद्धा सर्ग की आपके पाठ्यक्रम में संकलित थी, जिसको हमने आपको पढ़ करके सुनाया। अब इसकी जो है व्याख्या को हम समझ लेते हैं बड़े ही आसानी से, और व्याख्या को बड़े ही धीमे धीमे हम समझेंगे, बड़े ही मार्मिक शब्दों में, बड़े ही सरल शब्दों में आपको बताने का प्रयास रहेगा। संदर्भ में आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद के आंसू काव्य से उद्धृत है, चाहे ये लिख दीजिए, चाहे आप ये लिखिए कि व्याख्या पंक्तियाँ छायावाद के आधार स्तंभ जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू नामक विरह काव्य से ली गई हैं। प्रसंग में आप डालेंगे, प्रसंग में आप लिखिएगा कि प्रियतम के वियोग में क्या, कि प्रियतम के वियोग से दुखी हृदय की तीव्र वेदना और गहन पीड़ा का चित्रण कवि ने यहाँ पर करने का प्रयास किया है। या फिर आप प्रसंग में ये भी डाल सकते हैं कि कवि प्रिय के वियोग से पीड़ित हृदय की तीव्र वेदना व्यक्त करते हुए कहता है, क्या कहता है कि इस करुणा कलित, मतलब कि अपने हृदय की जो उसका वियोगों का क्षण रहा है, या जब उसके जीवन में करुण रस की एक प्रकार से प्रबल सीमा रही है, जब उसके हृदय में बहुत ज़्यादा दुख पड़ा, उस समय किसे कविताएं लिखती हैं कि इस करुणा कलित हृदय में अब बिकल रागनी बजती। क्या बिकल माने होता है व्याकुल, ठीक है, व्याकुल रागनी माने होता है गीत बज रहा है। कहने का मतलब है कि कवि कहता है कि प्रिय विरह के कारण, किसके, प्रिय विरह के कारण मेरा अंतर्मन जो है वो कैसा हो चुका है, शोकाकुल हो चुका है, हृदय में अब करुणा कलित हृदय हो चुका है, वह मतलब कि करुणा से युक्त मेरा हृदय हो चुका है, और अब उसमें विकल रागनी बजती, और इसके हो जाने के कारण से क्या हो रहा है, जिसके कारण से मेरे हृदय में मेरे प्यारे दोस्तों विरह का क्या बज रहा है, तो विरह का गीत बज रहा है। विकल रागनी माने होता है गीत, बज रही मतलब बज रही है, विकल माने होता है कैसी, व्याकुल वाली। मेरा हृदय इतना ज़्यादा व्याकुल हो गया है कि अब उसमें जो है व्याकुलता का गीत या हृदय में विरह का गीत जो है वो बज रहा है। आगे कि क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती, आगे कवि कहता है कि न जाने क्यों अब मेरे इस हृदय में क्या हो रहा है, हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती, हाहाकार की तीव्र ध्वनि के साथ विरह भयंकर गर्जन कर रहा है। क्या कर रहा है, विरह भयंकर तरह से, वेदना असीम गरजी मतलब विरह के एक प्रकार से गर्जना कर रही है हमारे आंतरिक मनों में। इस प्रकार से जयशंकर प्रसाद इन पंक्तियों की व्याख्या करते हुए प्रतीत होते हैं। इन पंक्तियों में आपसे कहे कि क्या है भाई, तो इस पंक्तियों में आप देखेंगे तो आप लिखेंगे सीधे विशेष में कि यहाँ विरह का मानवीकरण किया गया है। किसका, विरह का मानवीकरण किया गया है। साथ ही साथ विरह युक्त व्यक्ति के अंतर्मन में उठने वाली जो पीड़ा का भाव होता है उसका जीवंत चित्रण जयशंकर प्रसाद ने प्रस्तुत किया है। तो इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते, बड़ी ही सटीक तरीके से इन पंक्तियों को उन्होंने लिखा। इसकी व्याख्या हो गई, आगे बढ़ते हैं। अगले पंक्तियों की व्याख्या देखें आप कि मानस सागर के तट पर क्यों लोल लहर की घातें, कल कल ध्वनि से हैं कहती कुछ विस्मृत बीती बातें। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, इसमें भी आप वही संदर्भ वही रहेगा आपका, प्रसंग में थोड़ा सा आप चेंज भी कर सकते हैं कि इसमें विरही प्रेमी के चित्त की या फिर उसके हृदय की या मन की दशा का चित्रण किया गया है। चाहे आप ये लिख दीजिए और चाहे आप जो है प्रसंग में लिख दीजिए कि प्रसाद जी विरह व्यथित प्रेमी के चित्त की वेदना को व्यक्त करते हुए कहते हैं। अब क्या कहते हैं उसको थोड़ा सा आगे समझते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए, कहते हैं मानस सागर, मानस माने होता है मन, मानस माने क्या होता है, मन। सागर माने होता है सागर, मतलब मानस रूपी जो सागर है। कहने का मतलब यह है कि मानस रूपी सागर के तट पर, तट माने होता है किनारे पर, क्यों लोल लहर की घातें, जिस प्रकार से जो है मन रूपी सागर के तट पर क्या हो रही हैं, एक ऐसे समझिए कि मन रूपी सागर के तट पर जो लहरें हैं वो घात दे रही हों, कल कल ध्वनि से कहती कुछ विस्मित बातें। कहने का मतलब यह है कि प्रियतम के वियोग में अपने व्याकुल मना स्थिति का चित्रण करते हुए प्रेमी कहता है कि प्रिय के चिर वियोग के कारण, प्रेमी के मतलब प्रिय के चिर वियोग के कारण ना जाने क्यों मेरे मन में क्या हो रहा है, आज हलचल सी मची हुई है। जिस प्रकार से मन रूपी सागर, मतलब मन को यहाँ पर सागर से तुलना करी गई है, जिस प्रकार से सागर के किनारे जो है तमाम सारी लहरें आती हैं, ठीक उसी प्रकार से मन रूपी सागर के किनारे अतीत की जो भूली हुई सारी बातें हैं, जिस प्रकार से सागर की लहरें जो होती हैं आती रहती हैं, फिर लौट जाती हैं, फिर वही जो है आती हैं, ठीक उसी प्रकार से जो मेरी संयोगावस्था की बातें हैं, जो मेरी जो है पुरानी बातें हैं, जो बीती हुई बातें हैं, वो लगातार क्या हो रही हैं, मन रूपी सागर के किनारे अतीत की जो भूली हुई बातें हैं वो सारी बातें चंचल लहरों की तरह क्या करती हैं,
तीव्र गति से मन के छोरों से टकराती रहती हैं। मतलब मन व्याकुलता के कारण स्थिर नहीं हो पाता है। मन जो चूंकि चंचल है और उसी चंचल मन से तुलना करी गई किसकी? समुद्र की लहरों से। समुद्र की लहर भी लगातार आती जाती रहती है, मतलब कि कभी ऊपर कभी नीचे, इस प्रकार से हमेशा इधर उधर भटकती रहती है लहरें। तो उन लहरों से मन की चंचलता की तुलना की गई है। और मानस, इनके मन की जो है सागर के तट के समान बताया गया है कि जो मन रूपी सागर है तो उसके किनारे अतीत की भूली हुई सारी बातें हमको चंचल मन की भांति याद आ रही हैं। मतलब जिस प्रकार से लगातार क्या होता है, लहरें आती रहती, उसी प्रकार से जो पुरानी संयोगावस्था की यादें हैं वो इस समय मुझे प्रताड़ित कर रही हैं, मेरे हृदय को दुख पहुंचा रही हैं। इस प्रकार से यहाँ पर कवि कहने का प्रयास करता है। ठीक, कहने का मतलब ये है कि प्रिय के चिरवियोग में आज ना जाने क्यों मेरे हृदय में हलचल सी मच रही है। मन रूपी सागर के किनारे पर विगत अतीत की वे भूली बिसरी बातें जो हैं चंचल लहरों की तरह बेग से आकर के टकरा रही हैं और उनका इस तरीके से आना जाना मन में अनोखी हलचल पैदा कर देता है। यहाँ पर ये भी आप अर्थ लगा सकते हैं इसका। तो ये दो अर्थ इसके हमने, मतलब दो अर्थ क्या, एक ही अर्थ है वैसे। ठीक, और यहाँ पर आप देखेंगे विशेष में क्या लिख सकते हैं कि यहाँ प्रकृति के माध्यम से मानव हृदय का सजीव चित्रण किया गया है। तो मानव सजीव चित्रण मतलब जब आपने लहरों को बताया होगा तो आपके मन में एक चित्र बना होगा कि हाँ लहरें आ रही हैं। ठीक, एक मन आपने मान लिया होगा कि हाँ कोई मन है बगल में और उसी मन से आकर के जो है लहरें टकरा रही हैं। इसी प्रकार से आपके मन में कुछ बना होगा। चलिए कोई बात नहीं, बना है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं बना है तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे ये प्रकृति का चित्रण जो होता है, चित्रण माने होता है जो आप कहते हैं कि हाँ सजीव चित्रण हो। सजीव माने कि जब आप उस रचना को पढ़ें तो आपके सामने जो है एक प्रकार चित्रात्मक, मतलब चित्र बन जाए उस चीज़ का जो आप पढ़ रहे हो, तो चित्रात्मक चीज़ें होती, सजीव चित्रण वही होता है। ठीक, और इन पंक्तियों में रूपक और मानवीकरण अलंकार बड़े ही अच्छे तरीके से आया हुआ है, प्रयोग हुआ है। तो इसमें कोई जो है वैसी बातें नहीं, आगे देखते हैं। और भी बातें हैं कि यहाँ पर विरह का मानवीकरण किया गया है, ये बात तो हमने आपको बता ही दी। ठीक, विरह का मानवीकरण भी हुआ है यहाँ पर। आगे देखते हैं, मन का भी मानवीकरण हुआ है यहाँ पर। किसका? मन का भी मानवीकरण हुआ है, विरह का मानवीकरण हुआ है, कई चीज़ों का। आगे देखते हैं, अगली रचना देखें, मतलब अगली पंक्ति कि आती है शून्य क्षितिज से। क्षितिज माने होता है एक प्रकार से क्षैतिज या आकाश से तात्पर्य यहाँ पर ले सकते हैं, क्षितिज। ठीक है, क्षितिज माने क्या होता है? जहाँ धरती और आकाश दोनों एक दूसरे से मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? क्षितिज कहते हैं। तो चूंकि वह शून्य है, मतलब शून्य क्षितिज, मतलब तात्पर्य मतलब कि जो अंतरिक्ष होता है जहाँ पर पृथ्वी की जो वायुमंडल होता है समाप्त होता है, वहीं से आकाशमान मतलब अंतरिक्ष शुरू हो जाता है, तो वही होता है क्षितिज। तो आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिल खाती सी पगली सी देती फेरी। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर प्रसंग में लिखेंगे कि वेदना जो है पुनः लौट करके प्रेमी के मानस पटल पर छा जाती है, उसी का उल्लेख यहाँ पर कवि ने किया है कि आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिल खाती सी पगली सी देती फेरी। जो बिरही प्रेमी है वह कहता है कि ना जाने क्यों विरह की पीड़ा की जो ध्वनि है वह बार बार आकाश से टकरा करके वो मेरे पास ही लौट आ रही है, आती है शून्य क्षितिज से। जो शून्य क्षितिज है वहाँ से मेरी प्रतिध्वनि ही, मेरी विरह की जो एक प्रकार से पीड़ा है उसकी ध्वनि जो है वो दौड़ बार बार आकाश से टकरा करके क्या कर रही है? लौट रही है। टकराती बिल खाती सी पगली सी देती फेरी, और वह टकरा करके कहाँ पर आती है? मेरे मानस पटल पर बारंबार क्या कर रही है? प्रहार कर रही है, आघात कर रही है, मेरे मानस पटल को एक प्रकार से घायल सा कर रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर क्या कह रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी कि वो जो विरह की बातें हैं वो लगातार मेरे कानों में लगता है कि शून्य क्षितिज से टकरा करके लगातार वो मेरे कानों में आकर के मंडरा रही हूँ, मेरे मानस पटल को आघातित कर रही हूँ, मेरे मानस पटल को क्या कर रही हूँ? आह्लादित कर रही हूँ, घायल कर रही हूँ। इस प्रकार से लग रही हैं, टकराती बिल खाती सी पगली सी देती फेरी, और इस प्रकार से मुझ पर आघात कर रही हैं, जिसके कारण से क्या हो गया है? अंतर्मन मेरा क्या हो गया है? पागलपन की अवस्था को धारण कर लिया है। पगली सी देती फेरी, उसके बार बार टकराने से क्या होता है? मेरा मन जो है वो पागल सा हो रहा है। इस प्रकार से जयशंकर प्रसाद इन मार्मिक पंक्तियों को बताते हैं। ओके, इसीलिए तो इसको हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। आगे देखते हैं,
तो इसमें आप व्याख्या में उसमें पूर्वत मतलब कि उसमें क्या लिखेंगे, क्या बोलते हैं उसको, विशेष में आप डालेंगे कि विरह बारंबार प्रेमी को व्यथित करती है। बिल्कुल यही सही है, लगातार बारंबार उसको प्रेम की पीड़ा सहनी पड़ती है। तो ऐसा जब कभी भी हो आपके साथ या किसी के भी साथ, तो आप लोग अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बिजी करें, ताकि जो है वो जो बाण है उसके विरह के वो आप तक ना पहुँच पाएँ और उनको आप लोग क्या करें, पहले से ही वापस कर दें, अपने यहाँ पर प्रवेश ना करने दें। तो विरह का बारंबार प्रेमी को व्यथित कर, मतलब विरह बारंबार प्रेमी को यहाँ पर व्यथित कर रही है, ये विशेष लिख सकते हैं। उसी का चित्रण यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी ने किया। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि प्रेमी का अंतर्मन विरह से क्या है, आच्छादित हो चुका है। यही इन परिस्थितियों मतलब कि इन पंक्तियों में यही दिखाने का प्रयास किया गया है। तो इतना आप लिख सकते हैं बड़ी आसानी से। और आगे बढ़ते हैं हम और भी मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। अगला देखें भाई, अगली पंक्ति है, लिखा यहाँ पर कि क्यों व्यथित व्योम गंगा सी छिटका कर दोनों छोरे, चेतना तरंगिनी मेरी लेती है मृदुल हिलोरे। यहाँ पर जो है व्योम माने होता है आकाश। व्योम माने क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, आकाश। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर प्रसंग में आप लिखेंगे कभी यहाँ पर मधुर मधुर जो स्मृतियाँ हैं, जो बीती हुई बातें हैं, प्रेमी के मन में छा जाती हैं। किस प्रकार से, जिस प्रकार से आकाश में क्या होती है, आकाश गंगा में या फिर आकाश में जो तारे होते हैं जिस प्रकार से चमक रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से क्या होता है, जो उसकी मधुर मधुर स्मृतियाँ हैं, जो पुरानी जो संयोगावस्था में जो प्यार की अच्छी अच्छी बातें थी, अच्छे अच्छे जगह की मिलन की अवस्था थी, कहीं इधर गए कहीं उधर गए, तो उन सभी की जो यादें हैं, उन सभी यादों को एक प्रकार से, जिस प्रकार से आकाश गंगा में तारे टिमटिमाते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनके दोनों के प्रेम के संयोगावस्था की, वो उनको एक प्रकार से जो है स्मृति की जो बातें, मतलब जो याद आ रही हैं उनको बातें, उन बातों की एक प्रकार से जो है आकाश गंगा मान लो बन गई हुई। इस प्रकार से बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो कि उनको जो है सुख पहुंचाने वाली हैं, लेकिन विरह अवस्था में वही बातें दुख भी पहुंचाती हैं। जो बातें आप ये जानिए कि जो चीज़ें संयोगावस्था में आपको प्रसन्नचित्त करती हैं, वही चीज़ें वियोगावस्था में आपको दुखी प्रतीत करती हैं। जैसे कि आपको मान लेते हैं संयोगावस्था में आप दो लोग रहे हों और आपको किसी ने कोई गिफ्ट दिया हो, और ऐसा हो बाई चांस कि खुदा न खास्ता कि जो है आपका क्या हो जाए, जो है अलगाव हो जाए। उसके बाद में क्या होगा कि जो वस्तुएं उन्होंने आपको दी होंगी या फिर उसने आपको दी होगी, तो वो क्या होगा, वो वस्तुएं जो होंगी, जो आप रखे होंगे बड़े सजा करके, शीशा उसा में अच्छे तरीके से रखा होगा, या फिर जहाँ कहीं पर भी आपकी इच्छा रही हो, तो उसको उठाएंगे, उसको देखेंगे, कुछ देर तक देखेंगे, फिर अचानक से क्या होगा, थोड़ी दूसरी बातें याद आएंगी कि हाँ ये बड़ी बेकार रही होगी, या फिर वो बड़ा बेकार था, फिर उठा करके उसको पटकेंगे, इधर करेंगे उधर, मतलब कई चीज़ें ऐसी होती हैं। तो ये चीज़ें आपको कि जो चीज़ें कभी कहता है कि जो चीज़ें संयोगावस्था में अच्छी लगती हैं, वही चीज़ें जो होती हैं वियोगावस्था में बुरी लगती हैं, मतलब कि वियोगावस्था में वही आपको पीड़ा पहुँचाती हैं। ठीक, देखेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि क्यों व्यथित व्योम गंगा सी छिटका कर दोनों छोरे, चेतना तरंगिणी मेरी लेती हैं मृदुल हिलोरे। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि प्रेमी की जो चेतना है, मतलब कि प्रेमी की चेतना में प्रेम की कोमल तरंगे उठ रही हैं। क्यों व्यथित व्योम गंगा सी छिटका कर दोनों छोरे, चेतना तरंगिणी मेरी लेती है मृदुल हिलोरे, मतलब मेरे चेतना में, मेरे मन में प्रेम की जो तरंगे हैं वह उठ रही हैं। प्रेमी या प्रेमिका की स्मृतियाँ उनकी चेतना में कोमल भाव तरंगे उत्पन्न कर रही हों। ऐसा लग रहा है कि जो उसकी यादें हैं वो लगातार चेतना में तरंगिनी मेरी, मतलब मेरी जो प्रेम की जो एक प्रकार से मेरी चेतना में जो मेरा प्रेम है उसकी जो स्मृतियां हैं अच्छी अच्छी, वो एक प्रकार से लहरों की भांति हिलोले ले रही हो, तरंगे एक प्रकार से एक प्रकार तरंगिनी माने होते हैं हिलोरे मतलब कि कोमल भाव वाली तरंगे जो हैं उत्पन्न हो रही हैं, इस प्रकार से लग रहा है। परंतु उसकी अनुभूति क्षणिक है, वह देर तक जो है प्रेमानंद प्रदान नहीं करती है। तो जैसे कैसे प्रेम, मतलब कि जो लगातार क्यों व्यथित व्योम गंगा से छिटका कर दोनों छोरे, मतलब वो तो थोड़े समय के लिए क्या करती है, हम लोगों को आनंदित करती है कि हमने सोचा कि हमने ये किया था, अरे खुशी बढ़िया प्रसन्न हो गए। उसके बाद में थोड़ी देर बाद में फिर क्या होता है, जिस प्रकार से जो है थोड़ी देर बाद में आपको फिर दुखी हो जाना है। तो आकाश गंगा में अनेक चमकीले तारे हैं जो आकाश को सौंदर्य तो प्रदान करते हैं परंतु बिखरे हुए हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, जिस प्रकार से आकाश गंगा में तारे तो हैं, क्यों व्यथित व्योम गंगा सी, व्यथित माने जो है बिखरे हुए हैं,
व्योम माने होता है क्या, आकाश। व्योम माने आकाश होता है। गंगा मतलब आकाश गंगा में जिस प्रकार से आकाश गंगा में या फिर आकाश में तारे जो हैं वो टिमटिमाते हैं, जो है आकाश को एक प्रकार से टिमटिमाते हैं अलग अलग स्थानों पर, लेकिन वह एक प्रकार से बिखरे हुए हैं। तो उसी प्रकार से क्या है, मेरे जो प्रेम की या संयोगावस्था की जो यादें हैं वह बिखरी हुई हैं, वो छोटी छोटी यादें हैं। जिस प्रकार से आकाश में तारे बिखरे हुए हैं उसी प्रकार से मेरी यादें भी बिखरी हुई हैं, और वह एक प्रकार से क्षणिक आनंद के लिए हमको मतलब कि बहुत कम समय के लिए आनंदित करती हैं, फिर बाद में फिर वही दुखी करती हैं। यहाँ पर इसकी व्याख्या यही हुई है। ठीक, आगे अब इसमें आप विशेष में क्या डाल सकते हैं भाई, विशेष में इसमें यह डाल सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर क्या किया गया है, इसमें प्रकृति का रूप मतलब प्रकृति का रूपक लेकर प्रेमी प्रेमिका की अनुभूतियों को यहाँ पर व्यक्त किया गया है। साथ ही साथ दूसरी बात क्या है कि व्योम गंगा सी उपमा में व्योम गंगा सी उपमा में मतलब कि व्योम गंगा सी में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया। यहाँ पर व्योम गंगा सी जो है यहाँ पर कि क्यों व्यथित व्योम गंगा सी, यहाँ पर उपमा अलंकार मतलब उपमा की गई है, तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं। ठीक, तो उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। इस पंक्ति की व्याख्या देखेंगे कि बस गई एक बस्ती है स्मृतियों की इसी हृदय में, नक्षत्र लोक फैला है इस मतलब नील निलय में। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, आप प्रसंग में क्या डालेंगे, यहाँ पर प्रसंग में आप डालेंगे मेरे भाई कि इन पंक्तियों में विरही व्यक्ति के हृदय की व्यथा का वर्णन करते हुए कवि कहता है, क्या कहता है कवि कि जो है स्मृतियों की एक बस्ती सघनता के साथ अंत मतलब कि क्या हुई है, बस गई एक बस्ती है, मतलब एक बस्ती है जो कि बड़ी सघनता के साथ अंतः स्थल में, हमारे मन के जो अंतः स्थल है वहाँ पर बस गई है। मतलब कि संयोगावस्था की जो यादें हैं एक एक करके मेरे हृदय में व्यथित कर रही हैं। मतलब स्मृतियों की इसी हृदय में नक्षत्र लोक फैला है जैसे इस नील निलय में बस्ती एक बस गई है, किसकी, स्मृतियों की, मतलब जो यादें हैं उनकी थोड़ी थोड़ी, किसमें, इसी हृदय में, मेरे हृदय में। जिस प्रकार से नक्षत्र लोक फैला है इस नीले आकाश में, जिस प्रकार से क्या हुआ है, संयोगावस्था मतलब कि संयोगावस्था की यादें एक एक करके मेरे हृदय को व्यथित कर रही हैं। ये यादें स्मृति रूप मेरे हृदय में उसी प्रकार से छाई हुई हैं जिस प्रकार क्या होता है, अंधेरी रात में जब आप आकाश की ओर देखते हैं तो आपको आकाश में क्या दिखाई पड़ता है, तारों का पुंज गुच्छा बना, इसे कहीं कहीं तारों का गुच्छा दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार से जो मेरे प्रेम की जो एक प्रकार से स्मृतियां हैं, जो यादें हैं, वो एक प्रकार से तारों का कहीं पर अलग अलग थोड़ी थोड़ी स्मृतियां आती हैं, तो कहीं पर गुच्छों के तरीके से स्मृतियां हमको याद आती हैं और वो मेरे हृदय को आघातित करती हैं, व्यथित करती हुई प्रतीत होती हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें थी। अब बस गई एक बस्ती, एक बस्ती मानो बस गई किसकी, स्मृतियों की, किसमें, इसी हृदय में। नक्षत्र लोक, जिस प्रकार से नक्षत्र लोक फैला हुआ है जैसे इस नील निलय में, जिस प्रकार से नक्षत्र में तारे मंडल फैले हुए हैं उसी प्रकार से जो है फैला हुआ है और बार बार मुझे पीड़ा प्रदान कर रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर कवि कहने का प्रयास करता है। तो यहीं पर ये कविता जो है आपकी समाप्त होती है। इतना आपके पाठ्यक्रम में संकलित था। और इसमें क्या किया गया है, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग, इन पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है, इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ इन पंक्तियों में बात की जाए तो स्मृतियों की तुलना नक्षत्र लोक से की गई है। यहाँ पर ये विशेष बातें हैं, तो इसको आपको पता होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर और लिख देना कि खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है मानवीकरण अलंकार के साथ ही साथ एक मतलब कि दृष्टांत अलंकार के भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इतनी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई। अब हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वैसे जयशंकर प्रसाद की बात की जाए तो बड़े ही एक प्रकार से जयशंकर प्रसाद जैसे छायावाद के प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जो है अपने ही बारे में कहते हैं कि कविता के क्षेत्र में पौराणिक युग किसी घटना अथवा देश विदेश की सुंदरी के बाह्य वर्णन से भिन्न जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ये जो है उन्होंने खुद ही कहा था, प्रसाद जी ने। ठीक, इन्होंने ही कहा था कि जियो तो सदा देश के लिए, जिए तो सदा उसी के लिए, यही अभिमान रही है हर्ष न्यौछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। नारी भावना को लेकर के जयशंकर प्रसाद के बड़ी ही मार्मिक पंक्तियां हैं कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, नीर स्रोत मतलब पीयूष सोयत या फिर नीर स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। और रहस्यवाद इनका भी बड़ा फेमस है कि महानील इस पर व्योम में अंतरिक्ष में ज्योतिर्मान, ग्रह नक्षत्र और विद्युत कण करते थे किसका संधान। ये आभासिक रसायन इनका अच्छा है कि इसे नित्य कोमल आलोक बिखरता, हिम संसृत पर भर अनुराग, सित सरोज पर क्रीड़ा करता, जैसे मधुमेह पिंग पराग।
बड़ी ही जो है अच्छी चीज़ें हैं। और जो है प्रेम भावना और सौंदर्य का संचालन तो इनका बड़ा अच्छा ही है। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजुली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग। प्रकृति प्रेम को लेकर के इनकी बड़ी अच्छी पंक्तियाँ हैं कि आ रही थी मंदिर आ रही थी मदिर भीनी माधवी की गंध, पवन के घर फिर पड़ते थे बने मधुअंध। जो है मधु बरसती विधु किरण है कांपती सुकुमार, पवन में है पुलक मंथर चल रहा मधुभार। ये है जो है आत्म अभिव्यक्ति भी की प्रधानता इनकी रचनाओं में मिलती है। जैसे कि ये कहते हैं कि चिंता करता हूँ मैं जितनी उस अतीत के उस सुख की, उतनी ही अनंत में बनती जाती रेखाएं दुख की। कुसुमित कुंजों में वे प्रेमालिंगन हुए विलीन, मौन हुई मूर्छित ताने और न सुन पड़ती अब बीन। ये एक प्रकार से अपने आत्म अभिव्यक्ति के मतलब कि अपने मन की भावों को एक प्रकार से लेखनी प्रदान करते हैं जयशंकर प्रसाद। और इनकी बहुत सारी चीज़ जैसे कि इनकी अगर हम बात करें जयशंकर प्रसाद जी की शैलीगत नवीनता में, तो इनकी शैली में बहुत ज़्यादा नवीनता है। जैसे कि उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। बहुत अच्छी अच्छी अलंकार निरूपण में तो इनका क्या कहना। जैसे कि एक उपमा अलंकार का एक मैं आपको उदाहरण दे दूँ कि चंद्र की विश्रांत राका बालिका सिकांत, विजयनी सी दिखती तुम माधुरी सी शांत। ये इनका उपमा अलंकार का अच्छा जो है निरूपण है। दैहिक सौंदर्य में भी एक प्रकार से माहिर हैं ये। नील परिधान भी सुकुमार दैहिक सौंदर्य के बारे में बताते हैं। खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजुली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग। भाव सौंदर्य इनका भी ठीक है। क्षण भंगुर देख कर रीझो मत देखो देखो, उस सुंदरतम की सुंदरता विश्व मात्र में छाई है। कर्म सौंदर्य भी इनका है कि दया माता ममता लो आज मधुरिमा लो अगाध विश्वास, समर्पण लो सेवा का सार सफल संस्कृत की यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पद तल में विगत विकार। ऐसे है। आत्मिक सौंदर्य भी इनका ठीक ठाक रहा है। कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाणु पराग शरीर खड़ा लेने मधु का आधार। बिंबात्मक सौंदर्य भी इनका ठीक ठाक है। और उस मुख पर वह मुस्कान रक्त किसले पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक जो है अलसाई हो अभिराम। प्रकृति सौंदर्य तो हमने आपको बता ही दिया। तमाम सारी चीज़ें हैं। ठीक। छंद योजना भी इनकी ठीक ठाक मात्रा में रही है। क्या भाई, छंद योजना भी इनकी ठीक ठाक मात्रा में रही है। किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रही है इनमें। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग, जैसे कि जो है उपमा अलंकार का एक और उदाहरण कर देख लें कि जहाँ सांझ सी जीवन छाया, ढीले अपनी कोमल काया, नील नयन में ढुलकाती हो ताराओं की जो है पाती घनी रे। ये कहते रूपक अलंकार है इनका कि हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती लुढ़काती सुख मेरे, मदिर ऊँघते रहते जब जग कर रजनी भरतारा। मानवीकरण अलंकार की और उस मुख पर वह मुस्कान रक्त किसले में ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम। ये मानवीकरण अलंकार का प्रयोग बड़े ही अच्छे तरीके से हर एक चीज़ों में माहिर हैं। ठीक। तो जयशंकर प्रसाद जी के बारे में हमने आपको तमाम सारी बातें बता दी। तो अब निश्चित तौर पर आपकी तमाम सारी बातें क्लियर हो गई हुई। अनुप्रास अलंकार इनका, जैसे कि तिर रही आतृत जलधि में नीलम की नाव निराली, काला पानी बेला सी है अंजन रेखा काली। विरोधाभास अलंकार, इस जलते हुए हृदय की कल्याणी शीतल ज्वाला विरोधाभास अलंकार है। रूप अतिशयोक्ति अलंकार किसमें है। बाधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों में, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ था हीरों से। ये है। ठीक। तो तमाम सारी चीज़ें हैं। अब हम चर्चा करेंगे किसी दिन जो है हर एक मुद्दों पर। हमने आपके सामने विस्तार से एक सारी चीज़ों को समझा दिया। अब फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखे लगातार। ओके। तो समझ में आ गई बातें, सारी समझ में आ गई। अब जो कल का वीडियो होगा आपका, उसमें हम निराला जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो रचना है वर्दे बीड़ा वादनी वर्दे, इसकी व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। उसके बाद में उनकी जो अगली रचना है उसके बारे में बताऊँगा आपको। तो जो भी रचना से पहली है वर्दे बीड़ा वादनी वर्दे, एक वीडियो में ये आपको बता दूंगा। दूसरा वीडियो होगा तुलसीदास रचना को लेकर के, तुलसीदास के समस्त पदों की व्याख्या एक वीडियो में। वह तोड़ती पत्थर तीसरी कविता आपके पाठ्यक्रम में है। तो इन तीनों कविताओं की व्याख्या आपको बता दूंगा 3 वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग जो है कल की वीडियो में आने का प्रयास करें और इसी प्रकार से लगातार भी क्लासेस होती रहेगी। तो कल का वीडियो आपका 27वां खंड होगा। तो 27वां दिन कल का है। ओके। चलिए, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हो, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ओके। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद आप सभी का।